नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं शहला निगार। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की और मिड डे प्राइम की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। मिड डे प्राइम में आज जो पहली बड़ी खबर रहने वाली है वो भाजपा से जुड़ी हुई है और आज दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। आज दिन भर में 3 बैठकें होनी है और 1 बैठक हो चुकी है अभी तक। इन बैठकों का सिंगल पॉइंट जो एजेंडा है वो है संगठन को मजबूत करना, लेकिन भविष्य की रणनीति पर भी एक मैराथन मंथन चल रहा है। तो ये तो सभी जानते हैं कि अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजना है, लिहाजा सबसे बड़ी सियासी महाभारत जो है वो उत्तर प्रदेश में ही होनी है। लिहाजा संगठन सिपाहियों को चुनावी अखाड़े में उतारने से पहले रणनीति की भी जरूरत पड़ेगी। तो लिहाजा आज दिन भर बैठकों का दौर चलने वाला है और इस खबर पर लगातार हमारी पैनी नजर बनी रहेगी और इस पर विस्तार से बात करेंगे। मिड डे प्राइम की जो दूसरी बड़ी खबर रहने वाली है वो झारखंड से है। वहां पर परीक्षा रद्द मुद्दे पर बवाल जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जेएमएम कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगे हैं, तो वहीं अब सोरेन सरकार जो है वो चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ विपक्ष का वार है और इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे अपने संवाददाता से। वहीं अगली जो बड़ी खबर होगी वो पंजाब से होगी, जहां पर ईटीटी शिक्षक जो है वो नाराज चल रहे हैं। चंडीगढ़ में जमकर प्रदर्शन भी हुआ है, जिससे मान सरकार के माथे पर पसीना ही नहीं बल भी पड़ गए हैं। तो आखिर क्यों नाराज हैं पंजाब के शिक्षक, इस मुद्दे पर भी विस्तार से होगी बात। मिड डे प्राइम की अगली जो बड़ी खबर होगी वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। यूपी चुनाव से पहले सियासत में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। जी हां, आप सही समझे हैं। पीडीए की परिभाषा पर पंगा ऐसा छिड़ा है कि सीएम योगी ने अखिलेश और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों ही ले लिया है। तो ये लड़ाई अब कहां तक जाएगी, इस पर भी विस्तार से करेंगे बात। लेकिन आइए सबसे पहले रुख करते हैं टॉप लाइंस यानी हेडलाइंस का। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में पार्टी ऑफिस में चल रहा बैठकों का दौर, भविष्य की रणनीति, संगठन की मजबूती और युवाओं से संवाद जैसे तमाम विषयों पर हो रहा चिंतन मंथन। दूसरी बैठक में मोदी एट 25 कार्यक्रम को लेकर होगी प्लानिंग। झारखंड में भर्ती परीक्षा रद्द पर नहीं थम रहा बवाल। जेएमएम कार्यकर्ताओं पर लगे प्रदर्शनकारी छात्रों को पीटने के गंभीर आरोप। टेंशन में आई सोरेन सरकार, विपक्ष के पाले में बैठी भाजपा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा छात्रों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं बर्दाश्त। पंजाब में ईटीटी शिक्षकों का मान सरकार पर फूटा जबरदस्त गुस्सा। चंडीगढ़ में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के घर के बाहर दिया धरना प्रदर्शन। शिक्षा विभाग में घोटाले और भर्ती अनियमितताओं का लगाया आरोप। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। यूपी की सियासत में हुई पाकिस्तान की एंट्री, पीडीए की परिभाषा पर गरमाया सियासी माहौल। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार, कहा पी का मतलब आज पिछड़ा, कल बता सकते हैं पंडित और भविष्य में पी का मतलब हो सकता है पाकिस्तान। और पश्चिम बंगाल के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। बीएसएफ, एसएसबी, खुफिया एजेंसियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल और सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। तो मिड डे प्राइम की आज की जो बड़ी खबर है दिल्ली में बीजेपी के मैराथन मंथन से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि आज बीजेपी में एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है। एक बैठक खत्म हो चुकी है जबकि दूसरी बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। आज का दिन भाजपा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। नितिन नवीन के नए सिपाही एक एक कर इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। आज दिन भर चलने वाली 3 अलग अलग बैठकों में नए पदाधिकारियों का परिचय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रमों के साथ अन्य संगठन विषयों पर चर्चा की जाएगी। पहली बैठक सुबह 10 बजे शुरू हो गई, जो कि दोपहर 12 बजे तक चली और इस बैठक से पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ
इसके बाद जो है सभी पार्टी पदाधिकारियों का अभिनंदन किया गया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के सदस्यों का औपचारिक परिचय कराया गया और दूसरी बैठक मोदी एट 25 कार्यक्रम को लेकर होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर पार्टी की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा होगी और तीसरी बैठक जो होगी वो शाम 6 बजे आयोजित की जाएगी। इसमें नितिन नवीन के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी वहां मौजूद रहने वाले हैं। तो नितिन नवीन की नई टीम के साथ संगठन पर जो है मंथन हो रहा है। नई टीम की ये बैठक हुई है। मिशन एक तरह से 2029 का मंत्र जो है वो फूंकने का पूरा प्लान है और इसी पर शैलेंद्र मिश्र हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ रहे हैं और ज्यादा बातचीत कर लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं शैलेंद्र से। शैलेंद्र, बीजेपी की जो नई टीम के ऐलान के बाद आज की इन 3 बैठकों को संगठन के लिहाज से अगर हम देखें तो कितना अहम माना जा रहा है? नई टीम में किन प्रमुख चेहरों को जिम्मेदारियां मिली और उनसे पार्टी की क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? देखिए, बीजेपी की जो नई टीम है, हम जानते हैं कि वो जब पिछले हफ्ते आई थी उसमें काफ़ी नए चेहरे हैं और आज पहली परिचय बैठक थी। तो इस बैठक में जो वर्तमान पदाधिकारी यानी जो नए टीम के सदस्य हैं उनको बुलाया गया था और इससे पहले जो पदों पर काम कर रहे थे महासचिव या फिर बाकी अन्य पदों पर उनको भी बुलाया गया था, जिससे एक दूसरे से परिचय हो पाए, काम समझ पाए और आगे किस तरह से रूपरेखा पार्टी के कार्यक्रमों की रखनी है। तो ये जो पहली बैठक थी 10 बजे शुरू हुई थी, 12 बजे तक चली। इसमें परिचय हुआ, संवाद हुआ आपस में और ये कहा गया कि आगे पार्टी के अभियानों में जोर शोर से जुटना है, उसमें काम करना है। दूसरी बैठक जो अभी शुरू हो रही है उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जो 25 वर्ष पूरे होने के बाद जो कार्यक्रमों की रूपरेखा है उसकी चर्चा होनी है और शाम को जो बैठक होनी है उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल रहेंगे। अलग से भी नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी प्रदेश अध्यक्षों में खासतौर पर जहां पर चुनाव वाले राज्य हैं वहां पर बैठक होनी है। चूंकि चुनाव वाले राज्यों पर ज़्यादा फोकस है तो 3 हिस्सों में यह बैठक है। पहली बैठक हो चुकी है, दूसरी शुरू हो चुकी है। इसमें पार्टी जो देश भर में अभियान या कार्यक्रमों की शुरुआत करने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष संवैधानिक पद पर पूरा होने पर, उसको लेकर उस पर चर्चा होगी। और तीसरी बैठक में एक मंत्र दिया जाएगा कि कैसे पदाधिकारियों को क्या कुछ अभियान लेकर आगे जाना है। लेकिन इस बीच जनजी को लेकर जो बहुत कुछ बातें कही जा रही हैं कि पार्टी आउटरीच कार्यक्रम करेगी। हम जानते हैं कि पहले ये बात सामने आई थी कि मंत्री यूनिवर्सिटी जाएंगे और वहाँ पर हर हफ्ते एक मंत्री किसी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम करेंगे, ऐसी खबरें सरकार से जुड़ी आई थी। अब बीजेपी की तरफ से खबर आई है सूत्रों से कि बीजेपी ने एक पूरी टीम बनाई है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में, इसमें विनोद तावड़े, स्मृति ईरानी, हर्ष संघवी जो गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं और इस तरह से युवाओं की एक टीम बनी है जो आउटरीच कार्यक्रम करेंगी। यानी जो युवा हैं उनके बीच पहुंचकर उनकी बातें सुनी जाए और कैसे सरकार उनके लिए काम कर रही है, कैसे पार्टी यानी कि शैलेंद्र जो मुख्य फोकस है वो जेनजी भी मुख्य फोकस में ही इस मीटिंग में है। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप मोदी एट 25 के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 25 वर्षों का संवैधानिक जीवन है और उनके राजनीतिक सफर को भी जनता तक पहुंचाने की व्यापक रणनीतिक तैयारी की जा रही है? बिल्कुल। दूसरा जो सेशन है, दूसरा जो कार्यक्रम का हिस्सा है वो इसी बात पर है कि पार्टी किस व्यापक तौर पर इस अभियान को देश भर में आगे बढ़ाएगी और उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में जो कुछ काम हुआ है, किस तरह से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, कैसे घर घर आवास मिला है, कैसे शौचालय मिला है गरीबों को, इन सब की बात होगी। और कैसे गवर्नेंस सुधरा है देश का, उसमें हम जानते हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम की बहुत चर्चा होती है। और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ उल्लेखनीय काम किया था, तो पूरे उनके संवैधानिक पद पर रहते हुए अभी तक जो कुछ उल्लेखनीय काम हुए, किस तरह से देश और प्रदेश को आगे बढ़ाया गया है, उन सब का जिक्र तो होगा। इसलिए जो दूसरा सेशन है उसमें पार्टी जो कार्यक्रम रख रही है कि किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जिले स्तर पर, बूथ स्तर पर या फिर जो पार्टी की इकाई है वो किस तरह से अलग अलग कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगी, उसमें क्या क्या तरीके होंगे, संगोष्ठियाँ होंगी, प्रोफेशनल के साथ संवाद होगा
और भी तरीके होंगे, कैसे लोगों को कनेक्ट किया जाएगा, इन सबका विस्तार से जिक्र होगा। लेकिन जो हम कमेटी की बात कर रहे हैं बीजेपी की नितिन नगीन की अगुवाई में, उसमें किस तरह से युवाओं, केवल जेनजी की बात नहीं करते, जो युवा हैं या फिर जो युवा हो रहे हैं ऐसे विश्वविद्यालय के छात्र, और आप देखें कि जो एक तरह से युवा हैं नौकरी कर रहे हैं कहीं पर, इन सब तरह के युवाओं के साथ एक संवाद की एक पहल की जाएगी, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और इसमें चूंकि बीजेपी पहले भी कनेक्ट करती रही युवाओं से, कोई नई बात नहीं है कि बीजेपी आप देखें तो उनका अलग अलग युवा मोर्चा अपने कार्यक्रम करता रहा है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता कनेक्ट करते रहे, लेकिन ये नए सिरे से एक तरह से एक नया अभियान होगा, एक आउटरीच कार्यक्रम होगा, यानी युवाओं तक न केवल पहुंचा जाए बल्कि युवाओं की जो बातें हैं उस पर क्या कुछ वो कहते हैं सुना जाए, और पार्टी को जो फीडबैक है जो युवाओं के लिए बीजेपी काम करती रही है, बीजेपी सरकारें काम करती रही हैं, उसे और कैसे बेहतर बनाया जाए, उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये जो सूत्रों का शैलेंद्र, जो नई राष्ट्रीय टीम है, युवा नेता है और अनुभवी नेता भी, हाँ, नई राष्ट्रीय टीम और प्रदेश अध्यक्षों के साथ ये जो बैठक है पार्टी के कहीं ना कहीं संगठनात्मक विस्तार और चुनावी रणनीति के लिहाज से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण इसे कह सकते हैं। अगर रिपोर्टर के तौर पर आप इस पूरी कवायद को एक लाइन में समेटने की कोशिश करें तो बीजेपी की नई टीम के लिए सबसे बड़ा संदेश क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? ये देखिए, नई टीम के लिए संदेश बहुत स्पष्ट है। जिम्मेदारी जरूर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो एक परंपरा है कि जनता के बीच जाकर काम करना है, जनता की समस्याओं को हल करना है, और बीजेपी शासित राज्यों या फिर केंद्र की सरकारों की जो कल्याणकारी योजना है उनको साथ लेकर जनता को ये बताना है कि देखिए आप अधिकतम लाभ कैसे ले सकते हैं। तो उद्देश्य यही है कि गवर्नेंस बेहतर होने में पार्टी की जो भूमिका है और युवाओं को कैसे ऊपर लाया जाए। संगठन में भी संदेश बहुत स्पष्ट है इस बार नई टीम में। जब आप देखें कि 2/3 नए चेहरे हैं और उसमें तमाम युवा राष्ट्रीय सचिव के पद पर आए हैं, तो पार्टी सबको जगह देती है, और अगर पार्टी संगठन में काम होता है तो युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर देती है। इस संदेश के साथ जाइए, सबको कनेक्ट कीजिए, आप जमीन पर काम कीजिए, पार्टी के अभियानों को आगे बढ़ाइए, लोगों की दिक्कतों या लोगों के फीडबैक को पार्टी तक पहुंचाइए। ये स्पष्ट संदेश है। और जो अनुभवी चेहरे हैं जो अभी तक काम कर चुके हैं उनके साथ बातचीत कीजिए कि कैसे उनके विभाग में या उनकी जिम्मेदारियों में काम होता रहा। इसीलिए पूर्व जो पदाधिकारी रहे उनको भी इस बैठक में बुलाया गया। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, ये तमाम अपडेट इस बैठक से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो अब अगली खबर का रुख करेंगे दिल्ली में, जहां भाजपा की मैराथन मंथन चल रहा है, और तो वहीं उत्तर प्रदेश में पीडीए की परिभाषा पर एक तरह से पंगा चढ़ चुका है। एक तरफ से वार हो रहे हैं तो दूसरी तरफ से पलटवार हो रहे हैं। अगले साल होने वाले चुनाव से पहले ही दिल्ली में मैराथन मंथन और लखनऊ में वार पलटवार चल रहे हैं। लिहाजा आप समझ ही सकते हैं कि यूपी की राजनीति आने वाले दिनों में क्या कुछ रंग लेती हुई नजर आएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पी की परिभाषा को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा कटाक्ष किया है। योगी ने कहा है कि ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, और पी का मतलब आज पिछड़ा तो कल पंडित हो सकता है, और वहीं आने वाले समय में पाकिस्तान भी वो इसे बता सकते हैं। यानी कि यूपी की लड़ाई में एक तरह से पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। पी की परिभाषा पर योगी का अखिलेश पर यह बड़ा हमला। रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं? पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। तो बात यहीं तक नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पलटवार के बाद मायावती ने भी अखिलेश की घेराबंदी करने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चवन्नी से रुपया वाले बयान को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। मायावती ने बयान को अमर्यादित और शर्मनाक बताते हुए अखिलेश यादव से राष्ट्रीय लोकदल, उसके नेता और चौधरी चरण सिंह के परिवार के साथ साथ पूरे जाट समाज से माफी मांगने की भी मांग कर दी है। मायावती ने कहा कि सपा का राजनीतिक रवैया केवल विरोधी दलों के प्रति ही नहीं बल्कि अपने सहयोगियों के प्रति भी संकीर्ण है और अविश्वसनीय रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सपा गठबंधन का इस्तेमाल राजनीतिक स्वार्थ के लिए करती है और अपना काम निकालने के बाद सहयोगियों के खिलाफ बयानबाजियां शुरू कर देती है। मायावती ने 1993 में सपा और बसपा गठबंधन और उसके बाद हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड का भी
जिक्र करते हुए सपा पर अहंकार की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में हुए सपा और बसपा गठबंधन के टूटने को लेकर भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश यादव के पीडीए को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक फायदे के लिए पीडीए में पी की अलग अलग व्याख्या की जाती है। उन्होंने सपा सरकारों पर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न तथा अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। बसपा प्रमुख ने सर्व समाज के लोगों से सपा की कथित संकीर्ण और जातिवादी राजनीति से सावधान रहने की भी अपील की और आगामी विधानसभा चुनाव में सपा को सत्ता से दूर रखने का आह्वान भी किया है। और अखिलेश यादव के चवन्नी से रुपया वाले बयान पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने नाराजगी जताई है। एक्स पर लिखे पोस्ट में उन्होंने कहा है कि सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई, मैं इस अहंकार को देख चुका हूं करीब से और मानता हूं कि ऐसा आचरण सिर्फ और सिर्फ पतन लाता है। तो जयंत चौधरी ने कहा है कि ऐसा आचरण बिल्कुल किसी भी तरह से सही नहीं है, मैं इसे अहंकार मानता हूं। सियासत की लड़ाई में अगर कुछ सस्ते शब्द बोलने भी थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, इसकी कोई बात नहीं थी। जाट समाज को एक तरह से टारगेट करना और ABCD हमने सिखाई ये कहना पूरी तरह से गलत है। तो जयंत चौधरी ने इस पर जो है एक तरह से चिंता जताई है कि ये ऐसे छोटे बयान नहीं देने चाहिए। तो सियासत की लड़ाई में जो है अपनी मर्यादा को जो है वो रखना चाहिए। लखनऊ से विकास सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा अपडेट ले लेते हैं विकास सिंह से। विकास, क्या पी की परिभाषा को लेकर ये जो बहस छिड़ी हुई है यूपी की आगामी सियासत में किसी बड़े राजनीतिक मुद्दे का संकेत दे रही है? ये इस बयान के बाद देखा जाए तो बीजेपी और सपा के बीच जुबानी जंग जो है अब किस दिशा में और ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? और क्या योगी का ये जो बयान है वो जातीय राजनीति के नैरेटिव को चुनौती देने की भी एक कोशिश है? देखिए, ये जो बयान था इसको सभी लोगों ने निंदा की है और खासतौर से मायावती ने जब बात कही है, क्योंकि ये भी इनकी सहयोगी रह चुकी हैं 2019 पे, और इस बात को कहा है कि जो आपके साथ खड़े रहे, जिन्होंने आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ा, आप उनको भी नहीं बख्शते हैं। राजनीति में आपके जो विरोधी जिनको समझते हैं, आप उनके खिलाफ भी जो टिप्पणी करते हैं और अपने पराये में किसी को फर्क नहीं महसूस करते हैं। तो मायावती ने इस बात को भी कहा कि आप पी का प्रयोग, जो पीडीए है, पी का प्रयोग कभी पंडित करते हैं, कभी पिछड़ा करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो पिछड़ों की बात समाजवादी पार्टी करती है, पिछड़ों में सिर्फ एक जात जो उनकी जात है उसी का आज तक सुनी गई है, बाकी लोगों को दरकिनार किया गया है। बिल्कुल। और सीधा मायावती का साफ संकेत था, काफी हमलावर थी समाजवादी पार्टी के ऊपर। इसके साथ साथ अगर राजनीतिक मायने इसके देखें हम तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में जमीन पर लड़ती हुई नजर आना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से 2019 में जब समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, उसके बाद 22 और 24 के चुनाव में उनको एक बड़ी सफलता नहीं मिली थी, जिसके कारण 2022 में एक ही सीट जीती थी और 2024 में तो उनका खाता भी नहीं खुला था। मायावती भी चाहती हैं कि जो विपक्ष का वोट है वो लोग जाने कि वो भी चुनाव मैदान में है, मजबूती से लड़ रही है चुनाव, और जो उन्होंने आरोप लगाए उस हिसाब से जो ओबीसी में गैर यादव वोट है वो भी उनको मिले, उस पर भी आकर्षित करने के लिए मायावती चाहती कि उनको मिले। और खासतौर से जो ब्राह्मण की बात कहती है, एक बार मायावती की सरकार भी उसमें बन चुकी है। जो समीकरण था 2007 में दलित और ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन मायावती ने किया था, उसको में काफी उनको सफलता मिली थी। तो आज लेकिन एक बड़ी बात मायावती ने कही है कि आपके साथ जो राजनीति में साथ मिलकर चले हैं उनको आप इस तरीके की भाषा न प्रयोग करें, क्योंकि चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत रत्न है, और पूरे समुदाय को जिसने किसानी पे एक बड़ा काम करते हैं, देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनका बड़ा नाम है। और खासतौर से अगर बात करें सीमा पे रक्षा करने वाले जवान जो होते हैं उनमें जाट रेजिमेंट भी होती है। विशेष विकास, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, जरा अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुना देते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने पी की परिभाषा पर आखिर क्या कुछ कहा। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे।
तो विकास सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, आपने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पी की परिभाषा को लेकर जिस तरह से वक्तव्य दिया है, क्या अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी की ओर से इस जो योगी आदित्यनाथ का बयान है, इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया निकल कर आई है सामने? देखिए, अभी तक तो प्रतिक्रिया निकल कर नहीं सामने आई है, लेकिन माना जा रहा है अभी कुछ ही देर में अखिलेश यादव एक प्रेस वार्ता करेंगे, उसमें शायद कुछ बोल सकते हैं जो पिछले 2-3 दिनों से जो प्रकरण चल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके के शब्द उनके द्वारा प्रयोग किए गए, उनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा प्रयोग किए गए उस बिरादरी को लेकर कि ABCD उन्होंने सिखाई है, जबकि प्रदेश जानता है, प्रदेश की जनता जानती है कि कौन चवन्नी है, कौन अठन्नी है, कौन रुपया है या कौन खोटा सिक्का है। ये सब बनाने का काम जनता करती है और जब समय आएगा जनता बतला देगी कि कौन चवन्नी, अठन्नी या रुपया है अथवा खोटा सिक्का है। लेकिन अखिलेश यादव लगातार प्रयोग करने में काफी ज्यादा उनको प्रयोग करते हैं राजनीति में। उन्होंने लगातार हर चुनाव में नए नए गठबंधन के प्रयोग किए, लेकिन जब उनको सफलता नहीं मिलती है तो अपने सहयोगी साथियों को ही वो उनके ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं और लगातार उनके खिलाफ इस तरीके के तल्खी भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस पे राजनीति होगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2027 के चुनाव है। लेकिन एक विशेष बात है, क्योंकि जाट समुदाय से आते हैं जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को यह माना जाता है कि पश्चिम की राजनीति में जिस तरीके से अब लगता है वो जाट उनके साथ नहीं है और वो गैर जाट वोटों पर कहीं ना कहीं निशाना साधना चाहती है समाजवादी पार्टी, क्योंकि पश्चिम में समाजवादी पार्टी काफी मजबूत नहीं रही है हमेशा से, अगर देखा जाए इस बात को। लेकिन उनको लग रहा है कि इस बार वो गैर जाट वोट अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, गुर्जरों के साथ अपने साथ जोड़ रहे हैं, कई सारे कार्यक्रम चलाए हुए हैं। इसके साथ साथ जो अन्य बिरादरी है गैर जाट, उनको भी अपने साथ लेकर लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यानी कि विकास कहीं ना कहीं देखिए, एक तरह से जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जो पी की परिभाषा दी है, कहीं ना कहीं एक तरह से एक मैसेज ये भी देने की कोशिश है कि अभी आप पी को लेकर जिस तरह से PDA की आप परिभाषा करते हैं, जब आप अगर मान लीजिए सत्ता में आते हैं तो आप इस परिभाषा के उलट भी जा सकते हैं। देखिए, परिभाषा राजनीति में किसी भी तरीके से दी जा सकती है। अखिलेश यादव जब अपने साथी बदल लेते हैं, साथियों के साथ एक लंबा चलना अखिलेश यादव के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है, बहुत जल्दी ही दूरी हो जाती है। जैसा कि 2017 में ये कांग्रेस के साथ रहे, 19 में मायावती के साथ रहे, तो 22 में उन्होंने छोटे छोटे तमाम सारे दलों के साथ गठबंधन किया। चुनाव में जब सफलता नहीं मिलती है तो तुरंत उनसे किनारा कर लेते हैं और जो इनके साथ रहते हैं वो भी लोगों जैसे लगते हैं कि ठगे गए हैं, कि उनका प्रयोग हो गया, उनका उपयोग हो गया, उनकी बिरादरी का वोट मिल गया और अब उनका काम खत्म हो गया, क्योंकि बड़ी सफलता नहीं मिली। तो राजनीति में सफलता के लिए अखिलेश यादव कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी शब्द की कोई भी परिभाषा दे सकते हैं। ये राजनीति में हमने निरंतर देखा है, कभी ए से अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी ए से अगड़ा हो जाता है, कभी पी से पंडित हो जाता है, कभी पी से पिछड़ा हो जाता है। तो इसी में मुख्यमंत्री ने कहा है कि पी से कभी पाकिस्तान न खेले, क्योंकि इससे पहले जिन्ना के समर्थन में उनके बयान राजनीति में आ चुके हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद विकास, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और मिड डे प्राइम में बढ़ेंगे आगे और यहां पर फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए DT न्यूज। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। और मिड डे प्राइम में अब हम बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। जी हां, झारखंड की खबर। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षा को लेकर मचा है घमासान और वो घमासान अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रांची में JPSC रिफॉर्म मंच और JMM कार्यकर्ताओं के बीच शुक्रवार को जिस तरह से जबरदस्त झड़प देखने को मिली, राजधानी के ऐतिहासिक अल्बर्ट चौक पर JPSC JSSC रिफॉर्म्स मंच के पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान भारी बवाल देखने को मिला है। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अनियमितताओं और हालिया अदालती फैसलों को लेकर विरोध जता रहे छात्रों और सत्ताधारी JMM के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस, धक्का मुक्की और मारपीट के कारण घंटों तक राजधानी रणभूमि में बदलती हुई नजर आई।
रिफॉर्म मंच और झारखंड मुक्ति मोर्चे के कार्यकर्ताओं के बीच हुई इस मारपीट में कई लोग जख्मी हो गए। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले छात्र नेताओं ने झारखंड सरकार पर अभ्यर्थियों को धोखा देने, विश्वासघात करने का आरोप भी लगाया। गौरतलब है कि झारखंड में छात्रों के लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की गई थी, जिस पर झारखंड के हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। वहीं मुख्यमंत्री सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में कमजोर तथ्य दिए गए और दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर गंभीर आरोप लगाते हुए छात्रों ने विरोध और पुतला दहन का ये पूरा कार्यक्रम रखा था। विद्यार्थियों को डराने चमकाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता लोग यहाँ आके हम लोग को धमकी दे रहा है। ये जो जेएमएम का दलाल लोग हैं, अब हम लोगों को पुतला दहन पे रोक लगाने के लिए वो आए और हम दोनों बहनों के हाथ में पुतला था, वो जबरदस्ती पुतला को छीना, हम लोग दे नहीं रहे थे तो हमें झापड़ लगाया गया। हम लोग आ रहे थे उधर से, हम लोग रैली में अपना शांतिपूर्वक आ रहे थे और दो लड़की हमारे जो पुतला को लेके आ रही थी साथ में, जेएमएम के जो कार्यकर्ता 6-7 वो पुतला को खींच करके दौड़ने लगा। तो देखा आपने ये जिस तरह से छात्र जो है इस समय आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने जानबूझकर झारखंड मुक्ति मोर्चे के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन स्थल पर भेजा, जिन्होंने लाठी डंडों से युवा प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। वहीं जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 24 अगस्त से भर्ती प्रणाली सुधार यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षाओं के रद्द होने से जुड़े मामलों में झारखंड सरकार हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी नहीं कर रही है। बच्चे बिल्कुल वेलित है, गुस्सा में है, तब भी बच्चे लोकतांत्रिक तरीके से ही आंदोलन कर रहे हैं और उसके बाद भी जेएमएम को या हेमंत सोरेन को सरकार को रस नहीं आ रहा है। इसलिए सरकार के जो गुंडे हैं, तो मैं गुंडा कहता हूं कि लाठी का ये लोग उपयोग कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती नहीं कि राज्य में कोई अमन चले, वो चाहती है कि राज्य में अराजकता की स्थिति हो, राज्य में मारपीट हो, संघर्ष हो। सरकार का मंशा हम लोग को संदेह लग रहा है और इससे पूरे छात्र परेशान है, हताश है और कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस आंदोलन को और व्यापक रूप देने के लिए भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा आगामी 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार से कर रहे हैं और अगला जो 15 सितंबर को जो अगला सुनवाई है, अगर उस दिन मजबूती से सरकार अपना पक्ष अपना दलील नहीं रखती है तो आगे हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, पूरा झारखंड बंदी करेंगे, पूरा चक्का जाम करेंगे। तो देखा आपने फैसले पर किस प्रकार से बवाल मचा हुआ है। जेएमएम पर छात्रों को पीटने का भी लगातार जो है आरोप लग रहा है। झारखंड में छात्रों का संग्राम है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद छात्र आंदोलन जो है अब और ज्यादा तेज होता हुआ रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। रांची में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। तो झारखंड में छात्रों का संग्राम जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। सरकार पर वायदा खिलाफी का लगातार आरोप लगा रहे हैं छात्र। दिवाकर कुमार हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर जी, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची समेत कई एक जगहों पर जेएमएम कार्यकर्ताओं द्वारा छात्रों को दौड़ाकर पीटने के आरोप लग रहे हैं। पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार की विफलता बताया है। क्या इस विवाद के बाद सरकार और छात्रों के बीच कुछ बातचीत की पहल शुरू हुई है? नहीं, अभी तक कोई बातचीत की पहल नहीं हुई है, लेकिन झारखंड में जो स्थिति है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह आक्रामक हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य में आपातकाल जैसे हालात हो गए। अभी से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जो है संजय सेठ, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि झारखंड में अराजक स्थिति है और सरकार जो है वो छात्रों की बात सुन नहीं रही है। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए और उन्होंने एक तरीके से छात्रों को कुछ परीक्षाओं को रद्द कर छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की है। तो अब बीजेपी खुलकर हमलावर हो गई और कल जो शाम में पुलिसिया कार्रवाई हुई है और छात्रों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा जो पिटाई हुई है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी मुखर हो गई है और लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि झारखंड में अब गुंडा राज की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके बाद छात्र तो आक्रोशित है ही, मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भी सरकार के खिलाफ खुलकर अब सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रही है। तो इस पूरे मामले में अगर हम सरकार का पक्ष जानना चाहें तो क्या कुछ सरकार ने कहा है? क्या जेएमएम ने अपने कार्यकर्ताओं पर लगे आरोपों पर
पर कोई सफाई दी है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि भर्ती परीक्षा विवाद अब कानून व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक टकराव में जिस प्रकार से बदलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में क्या सोरेन सरकार पर अब दबाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर सोरेन सरकार पर दबाव है। इसीलिए सोरेन सरकार ने, जो हम कह सकते हैं कि पिछले 26 दिनों तक आंदोलन चलने के बाद इन्होंने जो छात्रों की बहुत सारी मांगों को माना था, परीक्षाओं को रद्द किया था। हालांकि जो सरकार ने कार्रवाई की वो कोर्ट में नहीं टिक पाया और कोर्ट ने सारे मामलों में एक एक कर स्टे देना शुरू कर दिया। इस वजह से ही छात्र आक्रोशित हुए कि सरकार ने जो प्रॉमिसेस किए थे, सरकार वो प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रही है। इसीलिए देवेंद्र नाथ महतो ने भी 24 तारीख से पदयात्रा निकालने का ऐलान किया है कि और अगर 15 सितंबर जो हाईकोर्ट ने डेट दिया है, अगर तब तक सरकार ठीक से चीजों को प्रस्तुत नहीं करती है कोर्ट में, तो झारखंड में एक बार फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो ये तो छात्रों की बात थी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब आक्रामक हो गई है और लगातार सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है। और जिस तरीके से कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है कि उन्होंने छात्रों की पिटाई की है, उसमें कई ऐसे बयान भी मीडिया में चल रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री का ये लोग पुतला दहन करने आए थे, इसलिए हम लोगों ने उनको रोका है और इसी दौरान झड़प हुई। तो अब तमाम तरह की चीजें खुलकर निकल कर आ रही है और मीडिया में जो चीजें चल रही है उससे कहीं ना कहीं सीएम हेमंत सोरेन तक बातें पहुंच रही होगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कल शाम में झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लेकर जो कुछ सड़कों पर किया है, वो बीजेपी को एक और मौका दे दिया है सरकार पर हमलावर होने का। और दिवाकर जी, भाजपा का जिस तरह से आरोप है कि सत्ताधारी दल जो है वो छात्रों को दबा रहा है, जबकि जेएमएम जो है इसे कोचिंग माफिया और विपक्ष का हाथ बता रहा है। आखिर देखा जाए, आप जमीन पर वहां मौजूद हैं, क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, सच्चाई निश्चित तौर पर लगातार, और सरकार जो जांच करा रही है, सरकार कह रही है ना कि हम पिछले सीआईडी की जांच करा रहे हैं, सीआईडी की जांच में कई चीजें निकल कर आई है। इसी आधार पर सरकार ने अगर कोई परीक्षाएं रद्द की है तो सिर्फ दबाव में तो नहीं किया होगा, छात्रों के दबाव में, क्योंकि कई लोग नियुक्ति पा चुके थे। तो वो एक जस्टिस का भी मामला होता है कि किसी को अगर आपने नियुक्ति दे दिया और रातों रात आप उसे खत्म नहीं कर सकते, उसके लिए एक प्रक्रिया होती है। तो सरकार ने वो प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया। लेकिन सरकार के पास कोई आधार होगा, कोई पुख्ता सबूत होगी, तभी उन्होंने इतने बड़े घोषणाएं की थी कि राज्य में जो 22 परीक्षाएं थी उनको रद्द कर दिया, 17 परीक्षाओं के जांच के आदेश दिया। तो सरकार के पास कुछ ना कुछ जरूर पुख्ता सबूत रहे होंगे, उस आधार पर उन्होंने कार्रवाई की। दूसरी तरफ जो लगातार हमलावर है और छात्र नेता जो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जो पिछले 5-6 वर्षों में झारखंड में टीडीपीएल के द्वारा जितनी परीक्षाएं ली गई है उन तमाम परीक्षाओं में अनियमितता हुई है, सीट बेचे गए हैं। तो ये इन तरह के तमाम आरोप जो हम कह सकते हैं सरकार पर लग रहे हैं और उसके बाद सरकार घिरी हुई है। लेकिन अब जिस तरीके से आंदोलन खत्म हुआ है और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी अब आक्रामक है कि जो छात्र आंदोलन को दबाने की कोशिश हुई है जेएमएम के द्वारा, सरकार के द्वारा, ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी हनन है और छात्र अब यहाँ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, छात्र जो है वो अब यहाँ पर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आगे किस प्रकार से अब छात्रों की रणनीति रहेगी, आगे किस प्रकार से और ज्यादा प्रदर्शन जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, छात्रों का आंदोलन अब कल आर और पार की लड़ाई के मूड में छात्र दिखे हैं। कल छात्रों को जिस तरीके से यहाँ पर उनके साथ झड़प हुई है और उसके बाद पुलिस ने जिस तरीके से उनको रोकने का प्रयास किया है, तो धीरे धीरे ये आक्रोश और गुस्सा निश्चित तौर पर छात्रों में बढ़ता दिख रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किस तरीके से आंदोलन की एक नई रूपरेखा के साथ ये लोग सामने आएंगे। हालांकि आज अभी इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और ना ही कोई जानकारी दी है, लेकिन छात्रों में आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा है कि कल जिस तरीके से पुलिस ने बर्बर कार्रवाई की है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर जो आरोप लगे हैं, उसके बाद छात्रों ने कहा है कि सिर्फ लड़कों के साथ नहीं बल्कि लड़कियों के साथ भी जो है वो उनको रोकने का प्रयास किया गया है, उनके साथ बदतमीजी की गई। तो अब कई तरह के संगीन आरोप लगने शुरू हुए हैं। तो चलिए अपने दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं कि आखिर छात्र इस समय क्या कुछ कह रहे हैं। और हम दोनों बहनों के हाथ में पुतला था, वो जबरदस्ती पुतला को छीना, हम लोग दे नहीं रहे थे तो हम पे झापड़ लगाया गया। हम लोग आ रहे थे उधर से, हम लोग रैली में अपना शांतिपूर्वक आ रहे थे और 2 लड़की हमारे जो पुतला को लेके आ रही थी साथ में, जेएमएम के जो कार्यकर्ता 6-7 वो पुतला को खींच करके दौड़ने लगा। तो दिवाकर जी, आपने देखा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बता दें, खबर है पंजाब से। पंजाब में जिस प्रकार से ईटीटी शिक्षकों का जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, एक तरफ झारखंड में छात्र लगातार प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब में देखा जाए तो शिक्षकों की नाराजगी की खबर लगातार सामने आ रही है। चंडीगढ़ में एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग यानी कि ईटीटी शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। करीब 180 शिक्षकों ने अपने परिवारों के साथ पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आवास के बाहर शिक्षा विभाग
विभाग में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि वे लंबे समय से भर्ती और शिक्षा विभाग में कई स्तरों पर कथित घोटाले और अनियमितताओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भर्ती घोटाले और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा विभाग के उन लोगों को तुरंत निलंबित करने की मांग की है जिन पर बड़ा घोटाला का आरोप लगा हुआ है। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों की पुलिस से भी झड़प हुई और बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप यह है कि पुलिस ने उन्हें जबरन हटाकर हिरासत में लिया है। उनका कहना यह है कि 2016 में भर्ती के बाद उन्हें प्रक्रिया में खामियों का हवाला देकर बर्खास्त किया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद उनकी बहाली हुई है। शिक्षक अब आईएएस रिपोर्ट का हवाला देकर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और न्याय की मांग करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। तो चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के खिलाफ जो है ईटीटी शिक्षकों का प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। ईटीटी शिक्षकों का पंजाब में जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, परिवारों संघ वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के घर के बाहर जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। शिक्षा विभाग में घोटाले और भर्ती अनियमितताओं का ये पूरा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी और प्रदर्शनकारियों की जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जो है मांग है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी इस दौरान लिया है। तो ईटीटी शिक्षकों का ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। कई प्रदर्शनकारी जो हिरासत में भी लिए गए हैं पंजाब सरकार के खिलाफ। चंडीगढ़ में ईटीटी शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। और जालंधर से गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ उनसे अपडेट ले लेते हैं। गुरमीत, शिक्षकों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें जबरन हटाकर हिरासत में लिया। किस प्रकार से ये जो है पुलिस हिरासत में लिए गए हैं और शिक्षकों की संख्या इसमें कितनी है, अब उनकी हालत फिलहाल स्थिति देखी जाए तो क्या कुछ उनकी स्थिति बनी हुई है? देखिए शैला, ये जो ईटीटी टीचर है ये लगातार अपनी कुछ मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ लगातार ऑन एंड ऑफ प्रदर्शन करते रहे हैं और आज ये चंडीगढ़ में प्रदर्शन हो रहा है, जिसके लिए पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया कि यदि जो है हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम ये प्रदर्शन करेंगे। दरअसल ईटीटी टीचरों का ये तर्क है कि जब से सरकार बनी है और खासतौर पर जब 2022 में इलेक्शन कैंपेन जो है आम आदमी पार्टी कर रही थी तो उस समय ये कहा गया था कि उनकी जितनी भी मांगे और खासतौर पर अध्यापकों की जो मांगे हैं पंजाब में उनको सरकार पूरा करेगी और इमीडिएटली जैसे ही सरकार बनेगी उसके बाद जो भी बैकलॉग है वैकेंसीज का उसे भरा जाएगा। इसके साथ ही ईटीटी टीचर जो है उनकी वैकेंसी निकाली जाएगी, कुछ जो कच्चे टीचर भर्ती किए गए हैं उन्हें पक्का किया जाएगा। तो इस तरह की मांगों को लेकर ये जो टीचर हैं ये लगातार अपना प्रदर्शन पहले भी कर रहे थे, साल 2021 तक भी कर रहे थे। 2022 में चुनाव हुआ, इन्हें उम्मीद थी कि 2022 के बाद इनकी समस्याओं को सुना जाएगा और सरकार इमीडिएटली जो है इनकी मांगों को पूरा करेगी। मगर अब करते करते 4.5 साल का समय बीत चुका है आम आदमी पार्टी सरकार को, अभी तक जो है ईटीटी टीचरों की इन मांगों को पूरा नहीं किया गया और इसी क्रम में जो है आज चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया जा रहा है। और ईटीटी टीचरों का ये कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन और बढ़ेगा और तेज होगा और इसे लेकर वो सड़कों पर लगातार उतरते रहेंगे। अब इन टीचरों का ये कहना, ये ना सिर्फ ईटीटी टीचर है बल्कि इसको लेकर जो और भी लेक्चरर है और भी ग्रेड के टीचर है, मास्टर ग्रेड के टीचर, वो भी लगातार अपनी मांगों को लेकर जो है यथाकथा सड़कों पर उतरते रहे हैं। अब ये जो पूरा सिनेरियो है वो ये बनता दिख रहा है कि जितने भी अध्यापक हैं ज्यादातर, क्योंकि जितने भी स्कूल हैं पंजाब में, जितने भी कॉलेजेस हैं या फिर यूनिवर्सिटी जो पंजाब सरकार के अंडर आती है, तो उसमें अगर एक पूरा रिसर्च करके कुछ जो विद्वान हैं उनके द्वारा एक डेटा कलेक्ट किया गया है तो उसमें जो पक्के टीचर हैं उनकी रेशो बहुत कम है और उनका अनुपात कम होने के कारण इन सभी टीचरों की ये मांगे हैं कि जब टीचर भर्ती सरकार को करना ही है, जब बच्चों को पढ़ाना ही और शिक्षा का एक मॉडल जो है आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों के सामने प्रस्तुत करती है, तो ऐसे में क्यों ना इन टीचरों को पक्का किया जाए। उनके साथ एक तरह से देखा जाए गुरमीत कि कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए भी क्योंकि आम आदमी पार्टी से कई सारी उम्मीदें लगाई थी कि भैया पारदर्शिता की बात करती है और जो वादे कर रही है वो पूरी करेगी, लेकिन वो वादे कहीं पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कई तो गांव ऐसे भी हैं जहां कोई सरकारी शिक्षक नहीं है, यहां तक कि एक मानक गांव की खबर आ रही है जहां पर एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में 138 बच्चे पढ़ते हैं लेकिन वहां पर एक शिक्षक भी नहीं है और गांव के लोग खुद स्कूल में जो है पैसे दे रहे हैं शिक्षकों को, उन्होंने खुद अपने पैसों पर रखा हुआ है।
देखिए, ऐसी खबरें जो है वो बिल्कुल ऑन एंड ऑफ ये आती रहती हैं, और आपको बताएं सोशल मीडिया पर ये पंजाब में बहुत बड़े स्तर पर वायरल भी होती है, और खासतौर पर पंजाब के पटियाला के शुतराना इलाके में एक स्कूल जो है निकलकर सामने आया, जिसकी सोशल मीडिया पर बहुत बड़े स्तर पर वीडियो जो है वो वायरल हुई, और उस वीडियो में बच्चे खुद मांग कर रहे थे कि हमारे पास टीचर नहीं है। उनके पेरेंट्स मांग कर रहे थे और सरकार से कहा जा रहा था किसी भी तरह से टीचर यहाँ पर जो है वो नियुक्त किया जाए, और ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। अब एक तो ये रहा जो पंजाब सरकार का शिक्षा मॉडल है, और उसके बाद हालांकि 2 टीचर भेजे गए, 1 या 2 टीचर, मगर उससे भी जो है वो छात्र खुश नहीं है। उनका ये कहना है कि जितनी भी वैकेंसीज स्कूल में है वो भरी जाए। इसके साथ ही जो शिक्षा का मॉडल है उसका एक जो एग्जांपल है वो इससे भी सामने आता है कि मई के महीने में अमृतसर में एक अमजोत कौर नाम की लड़की जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, उसके द्वारा जो है अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया जाता है, और कारण सिर्फ ये होता है कि वो स्कूल की फीस नहीं दे पा रही थी। 20,000 रुपए की फीस वो अपनी नहीं दे पाई थी, जिसके कारण जो है उसको ये कदम उठाना पड़ा। स्कूल वालों ने उसे बहुत ज्यादा एलिजिडली जो है बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, उसका ये कहना था, और उसके बाद उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त किया। उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी पूरी तरह से शांत हो गई। इस मुद्दे को, इस खबर को जो है बड़े स्तर पर दबाया भी गया। मीडिया के एक बड़े सेक्शन ने जो है रीजन के अंदर इस खबर को कवर नहीं किया, मगर ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो पंजाब में जो है निकलकर सामने आते हैं, और एक खास इंटरवल के बाद जो है शिक्षा को लेकर इस तरह की जो न्यूज सामने आती है, या तो कुछ स्कूल की न्यूज आएगी या किसी विद्यार्थी के द्वारा कुछ ऐसा कदम उठाने की न्यूज आएगी, तो कहीं ना कहीं ये खबरें आती हैं। मगर आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के मंत्री जो है लगातार अपनी सरकार के शिक्षा मॉडल की बात करते हैं। बिल्कुल शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आता जमीन पर अगर देखा जाए। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रदर्शनकारी जो है वो 2016 की भर्ती का भी जिक्र कर रहा है। उस भर्ती में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते शिक्षकों को बर्खास्त किया गया था और बाद में कोर्ट के आदेश पर बहाल किया गया? शिक्षक जिस IAS रिपोर्ट का भी हवाला दे रहे हैं, आखिर उसमें किन गड़बड़ियों का जिम्मेदार अधिकारियों का जिक्र किया गया है? देखिए, साल 2016 में भर्ती हुई थी, इसके अलावा भी जो कुछ भर्तियां हुई थी उनको जो है फाइनली ये हुआ था कि उनमें कुछ अनियमितताओं के आरोप लगे थे। फिर फाइनली वो हाईकोर्ट में मामला गया, हाईकोर्ट से वो भर्तियां रद्द हुई। उसके बाद जब भर्तियां रद्द हुई तो रद्द होने के बाद जो है सरकार ने उसमें बड़ा पॉजिटिव स्टेप नहीं लिया, और इसके साथ ही ये भी हुआ कि उसके बाद नई भर्तियां निकालने को लेकर भी ये मांगे चलती रही कि जो पुराने बैकलॉग की वैकेंसीज हैं एक तो उन्हें पक्का किया जाए और नई भर्तियां निकाली जाए। मगर इसको लेकर जो सरकार कोई भी अपना एक यूनिलैटरल स्टैंड जो है वो अभी तक नहीं ले पाई है, चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार रही या फिर आम आदमी पार्टी सरकार, इसको लेकर एक स्टैंड कायम नहीं कर पाई। और इसी कारण से शिक्षा के, चाहे वो ETT ग्रेड हो, चाहे मास्टर ग्रेड हो या और ग्रेड के टीचर हो, वो अभी तक सरकार से सिर्फ इसी बात से नाराज चल रहे हैं कि उनकी जो भी मांगे थी उनको लेकर सरकार ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है। इसी को लेकर जो है एक साझा मुलाजिम मोर्चा जो है वो भी लगातार प्रदर्शन करता रहता है। उसमें तो सभी विभागों के कर्मचारी हैं, वो लगातार, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें वादा किया गया था, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें अब तक नौकरी मिल जानी चाहिए थी, तो लगातार सड़कों पर रहते हैं। तो ऐसे कई फ्रंट जो है वो बने हैं, और इसको लेकर यदा कदा जो है पंजाब की सड़कों पर अलग अलग जगह पर प्रदर्शन होते हैं। और इसी क्रम में चंडीगढ़ में आज ये ETT टीचरों का प्रदर्शन हो रहा है। चंडीगढ़ में ये ETT शिक्षकों का ये प्रदर्शन हो रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। मिड प्राइम में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अमित शाह के मिशन पश्चिम बंगाल की। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और गृह मंत्री आज सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में BSF, SSP, खुफिया एजेंसियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल किस प्रकार से बिठाया जाए और सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। इससे पहले आपको बता दें, अमित शाह ने सिलीगुड़ी में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शन का भी उद्घाटन किया और साथ साथ विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नए भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उन्होंने उद्घाटन किया। 3 दिवसीय इस दौरे में अमित शाह की सुरक्षा और पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर बैठकों को अहम माना जा रहा है, तो काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है इन बैठकों को। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में गोरखा प्रतिनिधिमंडल के साथ भी बैठक की और इस दौरान CM सुवेंदु अधिकारी और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। तो पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह।
और अमित शाह के दौरे में सुरक्षा का एजेंडा देखा जाए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी की एक तरह से तारीफ करते हुए नजर आए अमित शाह। उन्होंने 45 दिन में ही एक्शन लिया है। ये कहा है कि गृह मंत्री के दौरे में सुरक्षा एजेंडा जो है वो बेहद अहम है और किस प्रकार से सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा पर ये पूरी बड़ी बैठक चल रही है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अमित शाह का बंगाल दौरा, पश्चिम बंगाल दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हो रही है। खासतौर पर सुरक्षा को लेकर देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जो समीक्षा बैठक है बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीएसएफ और एसएसबी सरकार के बीच तालमेल बिठाने पर लगातार जो है जोर इसमें बैठक का प्रमुख एजेंडा है। और इस दौरान अमित शाह ने सीएम शुभेंदु अधिकारी की भी एक तरह से तारीफ करते हुए नजर आए कि जिस प्रकार से एक्शन मोड में लगातार वहां पर कार्यक्रम हो रहे हैं। सिलीगुड़ी के एक कार्यक्रम में ये पूरी तारीफ करते हुए नजर आए गृह मंत्री अमित शाह। एक तरह से बंगाल जो है देश सुरक्षित बनाना हमारा संकल्प है, ये कह रहा है अमित शाह का। फेंसिंग ही घुसपैठ का सबसे मजबूत उपाय है। तो किस प्रकार सुरक्षा को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, इस पर पूरा फोकस है इस पूरी बैठक का। प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रसन्नजीत, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रणनीति की अहमियत को देखते हुए इस बैठक को कितना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बीएसएफ, एसएसबी, खुफिया एजेंसियों और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय को लेकर बैठक में किन ठोस उपायों पर चर्चा होती हुई नजर आ रही है? देखिए सायला, एक तरफ नेपाल सीमा है और दूसरे तरफ बांग्लादेश सीमा है, इसीलिए ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर काफी महत्वपूर्ण है। और ये दूसरी बार है कि देश की गृह मंत्री 3 दिन तक सिर्फ सिलीगुड़ी में रहकर अलग अलग बैठक करके ये जो सीमा सुरक्षा की जो मामला है पूरे देश के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि पूरा उत्तर पूर्वी भारत इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। और बांग्लादेश की सरकार की रवैया, पिछले जो वहां पे मेकशिफ्ट सरकार बनाया गया था उस मेकशिफ्ट सरकार की रवैया, सब कुछ मिला के इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काफी देश की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण बना दिया है। पहले से इसके बारे में केंद्रीय सरकार की काफी नजर टिकी हुई थी, लेकिन ममता बनर्जी सरकार रहने के कारण यहाँ पे जो कुछ भी करना जरूरी था, फेंसिंग करना जरूरी था, यहाँ पे बीएसएफ को मजबूत करना जरूरी था, पास में जो नेपाल सीमा है वहां पे एसएसबी को, सीमा सुरक्षा बल को काफी पुख्ता करना जरूरी था। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलने के कारण इस बार चुनाव में भी ये जो घुसपैठ है, ये घुसपैठ एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था पश्चिम बंगाल के चुनाव में। तो अब दोनों जगह पे डबल इंजन सरकार है और पूरे देश की सुरक्षा के लिए ये जो खुला हुआ सीमा है और ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, नेपाल की सीमा में जो कुछ भी हमारे देश के खिलाफ तत्व वहां पे काम करने की कोशिश में रहते हैं, तो पूरे नॉर्थ ईस्ट को बिगाड़ने की कोशिश में रहते हैं। तो इस पूरे मामले को साथ में लेकर ये 3 दिन की महत्वपूर्ण बैठक और दौरा में लगे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। सैला, बिल्कुल। और उत्तर बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े कौन कौन से मुद्दे जो हैं इस समय सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं और बैठक में क्या कुछ निकलकर समाधान सामने आने की उम्मीद? देखिए, जो बीजेपी के संकल्प पत्र में बताया गया था कि 45 दिनों के अंदर जहां जहां फेंसिंग नहीं है बांग्लादेश सीमा में, जहां पे काफी कुछ किलोमीटर है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ही है, तो यहाँ पे जमीन दिलाना काफी जरूरी था। और ये 45 दिन के अंदर करीब करीब पूरे जमीन देने की जो काम किया, इसीलिए आपने जब अपने रिपोर्ट में सायला बता रही थी कि चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी का सराहना की है गृह मंत्री ने, तो इसका कारण यही है कि ये जो जमीन देने की काम वाम मोर्चे की समय से लेकर तृणमूल कांग्रेस की समय तक बेफालतू रुके हुए थे, ये जमीन देने की काम शुरू हो गया है। और गृह मंत्री ने ये जो इस दौरे पर इसका भी जायजा लिया है कि किस तरह से फेंसिंग का काम शुरू हो गया है।
क्योंकि अब रुकने का कोई इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एकदम ये जो 500 किलोमीटर के आसपास फेंसिंग नहीं है, इस फेंसिंग को बांग्लादेश सीमा के साथ ये फेंसिंग को तुरंत खत्म करना चाहिए, क्योंकि घुसपैठ रोकने के लिए ये एक तरीका है और ये अहम महत्वपूर्ण तरीका है। इसके बाद तो बॉर्डर मैनेजमेंट की बाकी जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में चर्चा हुई है, ये बैठक जितने सारे है उसमें, और साथ में किस तरह से बीएसएफ और एसएसबी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिया जाए इसके बारे में भी चर्चा किया गया है। और किस तरह से जो रेल मंत्री की हैसियत से अश्विनी वैष्णव जी ने बताया था कि इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर से अंडरग्राउंड लाइन बनाया जाएगा और अंडरग्राउंड ट्रेन चलाया जाएगा, इसके बारे में जमीन का क्या है क्या नहीं है इसके बारे में भी बैठक में चर्चा हुआ। तो पूरे तरह से देश को सुरक्षित करने के लिए और उत्तर पूर्वी भारत को सुरक्षित करने के लिए ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को किस तरह से मजबूत किया जाए इसके बारे में अलग अलग बैठक में चर्चा किया गया है। शैला, चलिए बहुत धन्यवाद आप संजीत, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और मिड डे प्राइम में बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें आंध्र प्रदेश को विशाखापट्टनम में यूथ समिट से पहले ब्रिक्स प्रतिनिधिमंडल ने बौद्ध विरासत स्थल थोटलाकोंदा का दौरा किया है और इस दौरान प्रतिनिधियों ने प्राचीन बौद्ध विरासत और ऐतिहासिक महत्व को करीब से जाना। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सभी ब्रिक्स प्रतिनिधियों ने इस विरासत स्थल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत के विरासत स्थल पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। सभी ब्रिक्स के डेलीगेट्स ने बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट की विजिट करी वाइजैक में। बहुत अप्रिशिएट करा सभी ने देखा इंडिया की हेरिटेज साइट दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर आवर नेशन बट फॉर वर्ल्ड। और देश के कई एक हिस्सों में जारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने आज 17 राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड का भी खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड के नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून, पिथौरागढ़, हरिद्वार, ऋषिकेश, चंपावत, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में बारिश और आंधी की चेतावनी है। पूर्वी भारत के कई राज्यों में मौसम को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, जबकि कुछ एक इलाकों में ओलावृष्टि की आशंका है। बात करें दिल्ली एनसीआर की तो आज तड़के से ही मौसम बदला हुआ है। राजधानी दिल्ली समेत आसपास के शहरों में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है और कई दिनों से उमस और गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। सुबह सुबह बारिश होने से दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहावना हो गया है। तो दिल्ली समेत आसपास के शहरों में जो है लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बारिश आंधी का बड़ा अलर्ट है। पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड का खतरा है, तो दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहावना हो गया है। और अब समय है मिड डे प्राइम में खेल की खबरों को जानने का। तो खेल की खबरों को जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, ओवर टू यू। शुक्रिया शैला। और खेल जगत में इस वक्त सबसे बड़ी हलचल जो है वो हॉकी के मैदान से है, जहां पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज वर्ल्ड कप के दूसरे दौर के अपने पहले मुकाबले में मेजबान और मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से भिड़ेगी। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को इस मुकाबले में हर हाल में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। टीम के लिए अब एक छोटी सी भी चूक जो होगी वो बहुत भारी पड़ सकती है। वहीं अगर टीम के खिलाड़ियों की बात करें तो अभिषेक ने वर्ल्ड कप में भी अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2 बेहतरीन फील्ड गोल किए थे। वहीं कप्तान हरमनप्रीत सिंह टूर्नामेंट में शानदार लय में हैं। वो अब तक 5 गोल कर चुके हैं और फिलहाल टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी के तौर पर सामने हैं। वहीं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज महिला युगल वर्ग में भारत की ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी चीन की विश्व नंबर 1 लियू शेंगशु और टैन निंग की जोड़ी से सामना करेगी। बड़ी बात यह है कि भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पहले ही पदक जो है वो पक्का कर लिया है। ट्रीसा और गायत्री की जोड़ी BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला डबल्स का पदक जीतने वाली भारत की सिर्फ दूसरी जोड़ी बन गई हैं। भारतीय जोड़ी ने दुनिया की नंबर 4 चीनी जोड़ी जी यिफान और झांग शुशियन को हराने में सफलता पाई थी। उन्होंने 3 गेम के रोमांचक मुकाबले में 16-21, 21-15 और 21-13 से मुकाबले को अपने नाम किया था।
तो वहीं भारतीय बैडमिंटन में प्रतिभाओं की एक नई लहर जो है वो देखने को मिल रही है। तन्वी शर्मा हो, अस्मिता चालिहा हो, अनमोल खरब हो या उन्नति हुड्डा जैसी युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी नई पहचान बना रही हैं। वहीं पुरुष एकल में लक्ष्य सेन लगातार भारतीय चुनौती की अगुवाई कर रहे हैं। दिग्गज खिलाड़ियों की बनाई विरासत को अब नई पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। भारतीय बैडमिंटन के इस रोमांचक बदलाव पर हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। भारतीय बैडमिंटन अब सिर्फ कुछ स्थापित सितारों के दम पर आगे नहीं बढ़ रहा। एक नई पीढ़ी आत्मविश्वास, प्रतिभा और बड़े मंच पर खुद को साबित करने के विश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम बढ़ा रही है। तन्वी शर्मा, अस्मिता चालिहा, अनमोल खराब और उन्नति हुड्डा जैसी युवा खिलाड़ी भारतीय बैडमिंटन को एक नई पहचान दे रही हैं। महज 17 साल की तन्वी शर्मा ने हाल ही में ताइपे ओपन का खिताब जीतकर इतिहास रचा। वो इस टूर्नामेंट की सबसे कम उम्र की चैंपियन बनी। वहीं उन्नति हुड्डा ने भी ताइपे ओपन के सेमीफाइनल तक पहुंचकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। अस्मिता चालिहा भी महिला एकल में भारत की मजबूत होती चुनौती का एक अहम हिस्सा बनी। ये बदलाव सिर्फ महिला बैडमिंटन तक सीमित नहीं है। पुरुष एकल में भी युवा प्रतिभाओं की मजबूत फौज तैयार हो रही है, जिसमें आयुष शेट्टी सबसे उभरते हुए नामों में शामिल है। Especially Ayush Shetty beating the world number one. He has already proved that in the Asian Championships also he has beaten at least 5-6 of the top 10 players already, and so he's right up there now. इस बदलाव की अगुवाई लक्ष्य सेन कर रहे हैं। लक्ष्य ने लगातार अपने जुझारूपन और संघर्ष की भावना से खुद को भारत के प्रमुख पुरुष एकल खिलाड़ियों में स्थापित किया है। 2026 ऑल इंग्लैंड के फाइनल तक पहुंचना भी उनके शानदार प्रदर्शन और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को दर्शाता है। बैडमिंटन के दिग्गजों ने जिस मजबूत नींव को तैयार किया, अब उसी विरासत को युवा खिलाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय बैडमिंटन में बदलाव की ये नई तस्वीर आने वाले वर्षों के लिए एक बेहद रोमांचक अध्याय की शुरुआत हो सकती है। एक समय ऐसा लग रहा था कि पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के बाद बैडमिंटन की बागडोर कौन संभालेगा, लेकिन जिस तरह से हालिया प्रदर्शन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने और युवा खिलाड़ियों ने खास तौर पे करके दिखाया है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय कंटिजेंट की उम्मीद जगी है और नए और युवा खिलाड़ियों ने अपने आप को समय समय पर साबित करके ये सुनिश्चित कर दिया है कि भारत का जो परचम है वो लगातार बैडमिंटन कोर्ट पर इसी तरह लहराता रहेगा और बड़े टूर्नामेंट में भारत के ये युवा खिलाड़ी अपना नाम रोशन करते रहेंगे। मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो वाकई खेल के हर क्षेत्र की तरह बैडमिंटन में भी भारत का जो भविष्य है वो बेहद उज्जवल नजर आता है। शैला, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। बहुत धन्यवाद गौरव, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।